Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing chapter 5 of Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 64. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 63 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 64 से। सेक्शन 64 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी के बाद जो कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट पब्लिश की जाती है उसका क्या तरीकाकार है। सो सब सेक्शन 1, the returning officer shall after the scrutiny of nomination papers prepare and display in the prescribed manner a list of validly nominated candidates कि जब कागजाते नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो चुके हों। और ये जो लिस्ट है वो ये एक बाकायदा तरीकाकार के मुताबिक जनरल पब्लिक के लिए जो है वो ओपन रखी जाएगी, यानी कि नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी या किसी भी और तरीके से जनरल पब्लिक को दिखाया जाएगा। सब सेक्शन 2, इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर is accepted by appellate tribunal, the returning officer shall revise the list of validly nominated candidates. अगर किसी उम्मीदवार के कागजाते नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए हों तो वो कैंडिडेट अगर इस फैसले के खिलाफ अपील करे और एपीलेट ट्राइब्यूनल इसकी इस अपील को एक्सेप्ट कर देता है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर को इस एपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद इस लिस्ट में चेंजेस करनी पड़ेंगी और एक रिवाइज्ड लिस्ट जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। Next is the returning officer shall on the second day following the last date for the decision of the appeals by appellate tribunal prepare and display in the prescribed manner the revised list of validly nominated candidates. इसमें कहा गया है कि जब एपीलेट ट्राइब्यूनल जो कि अपील के ऊपर जिन्होंने डिसीजन देना है और उस टाइम पीरियड के अंदर देना है जो इलेक्शन कमीशन ने फिक्स किया है, सो उस फिक्स टाइम पीरियड के ख़त्म होने से 2 दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा एक रिवाइज लिस्ट तैयार करेगा और फिर इसे बाकायदा तौर पर पब्लिश किया जाएगा। सो सिंपली सेक्शन 64 ने क्या कहा कि जो कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त है उसको किस तरह से पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 65 के ऊपर। सेक्शन 65 बात करता है विड्रॉल की, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लेना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। Number 1, a validly nominated candidate may by notice in writing signed by him and delivered to the returning officer or on before the withdrawal date either by candidate himself by advocate authorized in writing withdraw his candidature. इसमें कहा गया है कि अगर किसी ऐसे कैंडिडेट जिसके नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहता तो वो अपनी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको वापस ले सकता है। इस मकसद के लिए क्या करना होगा, इस कैंडिडेट को एक तहरीरी नोटिस देना होगा जिस पर इसके अपने सिग्नेचर होंगे और ये जो नोटिस है रिटर्न नोटिस ये रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किया जाएगा। अब कौन सबमिट करवा सकता है, ये कैंडिडेट खुद भी करवा सकता है या इसका कोई भी एडवोकेट जिसे इसने बाकायदा रिटर्न फॉर्म में जो है वो इजाज़त दी होगी तो वो इसको रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट करवा सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, authorization in favor of advocate shall be attested by notary appointed under notary ordinance, oath commissioner appointed under oath acts or the government servant in basic pay scale 17 and above.
अगर किसी उम्मीदवार ने अपने वकील को, अपने एडवोकेट को इस काम की इजाज़त दी हुई है तो वो ये इजाज़तनामा बाकायदा नोटरी पब्लिक से, ओथ कमिश्नर से या जो सरकारी मुलाजिम है 17 ग्रेड या उससे ऊपर, उससे जो है वो सर्टिफाइड होने चाहिए, तस्दीक शुदा होने चाहिए। Next is a notice of withdrawal under subsection 1 shall in no circumstances be open to recall or cancellation। कि एक बार जब कोई कैंडिडेट रिटन नोटिस देकर अपनी जो नॉमिनेशन पेपर है वो वापस ले लेता है तो फिर वो दोबारा अपने इस फैसले में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। यानी कि अब अगर वो उम्मीदवार बाद में कहे कि मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो उसे फिर दोबारा इजाज़त नहीं दी जाएगी। Subsection 3 On receiving a notice of withdrawal under subsection 1, the returning officer shall, if he is satisfied that the signature of the notice is that of candidate, cause a copy of notice to be affixed at conspicuous place in his office। जब रिटर्निंग ऑफिसर को सबसेक्शन 1 के अंडर भेजा हुआ रिटर्न नोटिस मिलेगा और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इस रिटर्न नोटिस के ऊपर जो सिग्नेचर हैं वो कैंडिडेट के असली सिग्नेचर हैं, तो वो इस नोटिस की एक कॉपी अपने ऑफिस के बाहर किसी भी नुमाया जगह पर जो है वो चिपका करेगा ताकि सबको इसके बारे में पता चल जाए कि अब ये जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 66 के ऊपर। सेक्शन 66 बात करता है कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है तो उसे इसका सबूत कैसे देना होगा। सबसेक्शन 1 A contesting candidate before seeking the allotment of the prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from a political party showing that he is that party's candidate from that constituency। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है तो उसे इस इलेक्शन में इंतखाबी निशान हासिल करने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक रिटन डिक्लेरेशन देनी होगी, एक तहरीरी बयान देना होगा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ साथ वो इस जमात की तरफ से, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो एफिलिएटेड है, उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक सर्टिफिकेट जो इशू हुआ होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी ने इस कैंडिडेट को इशू किया होगा, वो इस सर्टिफिकेट को भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश करेगा जिसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन होगी कि ये उम्मीदवार इस सियासी जमात का उम्मीदवार है और वो इस हलके से जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। सिंपली सेक्शन 66 ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ रहा है तो वो सिर्फ ये दावा नहीं करेगा बल्कि पार्टी से बाकायदा तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट भी जमा कराएगा ताकि उसे इस पार्टी की जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 67। सेक्शन 67 बात करता है कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल्स। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर इलेक्शन में एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों तो फिर उनको इंतखाबी निशान किस तरह से अलॉट किया जाएगा। सब सेक्शन 1 If after the withdrawal, if any, there are more than one contesting candidates in the constituency, the returning officer shall allot, subject to any direction of the commission, one of the prescribed symbol to each contesting candidate। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ कर देता है और उसके विड्रॉ करने के बाद एक से ज़्यादा उम्मीदवार बच जाते हैं तो ये जो इलेक्शन होगा ये कंटेस्टेड इलेक्शन कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर हर उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक प्रिस्क्राइब्ड जो सिंबल है वो अलॉट करेगा, यानी कि उस सिंबल के अकॉर्डिंग फिर लोग इनको वोट देंगे। उसके बाद है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 बात करता है
A candidate nominated by a political party at an election in any constituency shall be allotted the symbol allocated by the commission to that political party and no other symbol. अब इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नामजद किया हो, इसे सिर्फ वही सिंबल जो है वो अलॉट किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी के लिए मखसूस किया है, यानी कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को कोई भी और निशान अलॉट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज अ कैंडिडेट नॉट नॉमिनेटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी शैल चूज एंड शैल बी अलॉटेड वन ऑफ द सिंबल नॉट एलोकेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक ना रखता हो, यानी कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको सिंबल किस तरह से अलॉट किया जाएगा, क्या तरीकाकार है। वेयर अ सिंबल हैज बीन चूजन बाय ओनली वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट द सिंबल शैल बी अलॉटेड टू दैट कैंडिडेट। अगर किसी आज़ाद उम्मीदवार ने कोई ऐसा निशान मुंतखब किया है जो किसी और ने नहीं चुना अभी तक, तो वो निशान उसी कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। इफ द सिंबल इज चूजन बाय मोर देन वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड वन ऑफ देम हैज प्रीवियसली बीन अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली सच सिंबल शैल बी अलॉटेड टू दैट फॉर्मर मेंबर। अगर एक निशान एक से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने चुना हो और उनमें से कोई एक साबिक एमएनए या एमपीए रह चुका हो, तो ये जो निशान है वो उसी साबिक रुकन को दिया जाएगा। Next is, if more than one independent candidates have been given the preference for the same symbol, the symbol shall be allotted by drawing of the lots. फिर इसमें कहा गया है कि अगर कोई एक निशान एक से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने चुना है और उनमें से कोई भी पहले एमपीए या एमएनए नहीं रह चुका, तो फिर ये निशान किस तरह से अलॉट किया जाएगा, इसके ज़रिए बाकायदा कुरंदाजी करवाई जाएगी, जिसका नाम निकलेगा उसको ये सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 4, नो सिंबल शैल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड सिंबल। सिर्फ वही निशान अलॉट किए जाएंगे जो कि इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किए हों, यानी कि कोई भी नया या किसी के कहने पर कोई भी जो इंतखाबी निशान है वो किसी को नहीं दिया जाएगा, अपनी मर्जी नहीं होगी। Next is, in every constituency where the election is contested, different symbol shall be allotted to each contesting candidate. इसमें कहा है कि जिस हलके में इलेक्शन हो रहा हो वहाँ पर हर उम्मीदवार को अलग अलग निशान दिया जाएगा, यानी कि दो उम्मीदवारों को एक जैसा इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 68 के ऊपर। सेक्शन 68 बात करता है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। इसमें कहा गया है कि जब उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएं तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसने क्या क्या करना है। सबसेक्शन 1, The returning officer after the allotment of the symbol to the contesting candidates under section 67 shall, जब सेक्शन 67 के तहत कैंडिडेट्स को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर क्या क्या काम करेगा। नंबर 1, Publish the name of contesting candidates arranged in Urdu alphabetical order specifying against each the symbol allotted to him. फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर उन तमाम उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो है वो तैयार करेगा और ये जो लिस्ट होगी इनमें उम्मीदवारों के नाम उर्दू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होंगे, यानी कि हरूफ तहजी की तरतीब से होंगे और हर उम्मीदवार के नाम के सामने इसका अलॉट करदा इंतखाबी निशान भी लिखा जाएगा। सेकेंडली, गिव पब्लिक नोटिस ऑफ द डे एंड आवर्स ऑफ द पोल। इसी तरह जनरल पब्लिक को वोटिंग का दिन और वोटिंग के आवर्स के बारे में बताया जाएगा कि वोटिंग कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक होगी। Subsection 2, the returning officer shall supply a copy of list of contesting candidates to each candidate and shall exhibit the list at prominent place in the polling station on the day of the poll.
रिटर्निंग ऑफिसर हर कैंडिडेट को इस तैयार की हुई लिस्ट की एक कॉपी देगा और इलेक्शन वाले दिन हर पोलिंग स्टेशन पर इस लिस्ट को सामने जो है एक नुमाया जगह पर जो है एफिक्स किया जाएगा ताकि वोटर्स देख सकें कि कौन से उम्मीदवार का कौन सा इंतखाबी निशान है और उन्होंने किसको वोट देना है। Next is the returning officer shall send a copy of list of contesting candidate with their respective symbols to the commission which shall upload it for display on its website. रिटर्निंग ऑफिसर इसी फहरिस्त की एक कॉपी जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, यानी कि उम्मीदवारों के नाम और उनके निशानात की लिस्ट जो तैयार हुई है इलेक्शन कमीशन इस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी ताकि जनरल पब्लिक ऑनलाइन भी ये तमाम मालूमात देख सकें। तो सेक्शन 68 ने क्या कहा, रिटर्निंग ऑफिसर इंतखाबी निशानात देने के बाद उम्मीदवारों की हरूफ तहज्जी के हिसाब से एक लिस्ट तैयार करेगा। अवाम को वोटिंग के दिन और टाइम के बारे में बताया जाएगा। इस फहरिस्त को पोलिंग स्टेशन पर लगाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 69। सेक्शन 69 वन डे पोल की बात करता है कि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग किस तरह से होगी। The Commission shall hold the polls for a general election for Assembly on the same day and may simultaneously hold the polls for National Assembly seats and Provincial Assembly seats. सब सेक्शन 1 कहता है कि इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शंस के लिए पोलिंग एक ही दिन कराएगा, यानी कि कौमी असम्बली और या किसी भी सूबाई असम्बली के लिए जो वोटिंग है वो एक ही दिन में मुकम्मल की जाएगी। अगर तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ एक ही दिन भी करवा सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन कमीशन। Second, if the commission is satisfied that the polls cannot take place in a constituency on account of the natural calamity or for any other reason beyond its control, the commission may fix another day for holding the poll in that constituency. अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि किसी भी मखसूस हलके में किसी भी वजह से पोलिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई भी बदअमनी फैल गई है या कोई कुदरती आफात आ गई हैं, तो वो इस हलके की पोलिंग के लिए नई डेट जो है वो फिक्स करेगा। यानी कि सेक्शन 69 ने क्या कहा, इलेक्शन एक ही दिन होंगे, लेकिन अगर किसी मजबूरी या कुदरती आफत की वजह से किसी इलाके में वोटिंग ना हो सके तो फिर इलेक्शन कमीशन एक नया दिन जो है वो इस वोटिंग के लिए मुख्तस करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 70। सेक्शन 70 बात करता है आवर्स ऑफ द पोल कि पोलिंग के औकात कैसे मुकर्रर किए जाएंगे और उन्हें कब तक बढ़ाया जा सकता है। सब सेक्शन 1, द कमीशन शैल फिक्स द आवर्स विच शैल नॉट बी लेस देन 8 ड्यूरिंग विच द पोल शैल बी हेल्ड एंड द रिटर्निंग ऑफिसर शैल गिव द पब्लिक नोटिस ऑफ द आवर्स सो फिक्स एंड होल्ड द पोल अकॉर्डिंग टू द आवर्स फिक्स्ड बाय कमीशन। इलेक्शन कमीशन पोलिंग के औकात मुकर्रर करेगा और ये जो औकात हैं वो कम से कम 8 घंटे होंगे, यानी कि 8 घंटे तक लोग आके वोट डालेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर इन टाइम पीरियड के बारे में जनरल पब्लिक को भी आगाह करेगा और जो पोलिंग होगी फिर वो इन्हीं 8 घंटे के अंदर मुकम्मल की जाएगी। प्रोवाइजो क्या कहती है, provided that the commission may extend the polling hours already fixed at one or more polling station in exceptional circumstances to be recorded in writing, but such decision shall be taken at least 3 hours before the close of the poll, enabling the returning officer to convey the decision of commission to all presiding officer under his jurisdiction well before the time already fixed for the close of poll। अगर किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में, मतलब कि मौसम इस तरह का हो गया है या कोई भी और रुकावट आ गई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पोलिंग का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन इस टाइम पीरियड के एक्सटेंड करने की क्या क्या कंडीशंस हैं, ये जो एक्सटेंशन होगी इसका डिसीजन पोलिंग ख़त्म होने से कम 3 घंटे पहले करना होगा और ये जो इलेक्शन कमीशन एक्सटेंशन का फैसला लेगी इसको बाकायदा रिटन फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर रिटर्निंग ऑफिसर को
टाइम के अंदर अंदर यानी कि पोलिंग ख़त्म होने से पहले तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताना होगा कि पोलिंग का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया है ताकि वो वोटर्स को बता सकें। सो सेक्शन ने क्या कहा, पोलिंग के औकात कम से कम 8 घंटे होंगे। एक्सेप्शनल हालात में इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंशन का जो रीज़न है वो इलेक्शन कमीशन रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा और जितने भी कंसर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टाइमली इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 64 से सेक्शन 70 तक। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।